अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हमने पढ़ना है लेबॉर्ट्री मैनुअल माइक्रोबायोलॉजी BT 102 का लेबॉर्ट्री मैनुअल हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उसमें हम लोग 3 पोर्शन में बुक का डिवाइड करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल नंबर 5 तक, पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिकल नंबर 9 तक, एंड देन पार्ट 3 में प्रैक्टिकल नंबर 13 तक। जो बाकी 2 हैं, ग्रोथ काइनेटिक्स और बायोमैकेनिकल टेस्ट, ये BT 102 सॉरी बायो 202 में वीडियोस में अवेलेबल हैं डिटेल में, बायोकेमिकल टेस्ट, काइनेटिक्स एंड एवरीथिंग, सो यू कैन वॉच देयर। और पार्ट 1 में सबसे पहले हमने पढ़ने हैं बायो सेफ्टी लेवल्स। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप बाकी के प्रैक्टिकल्स पढ़ेंगे। और अगर आपका कोई प्रैक्टिकल आपको इंस्ट्रक्टर ने मिस कराया है तो आप उसको स्किप करके नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे मूव कर सकते हैं, ओके? बिकॉज I'm going to teach everything, so you people can skip from one to another. लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल नंबर 1, जिसमें हमने पढ़ना है बायो सेफ्टी लेवल्स। बायो सेफ्टी लेवल्स क्या होते हैं? सबसे पहले एक बात कि बायो सेफ्टी क्या होती है। सेफ मीन्स संभालना, समेटना, या यू कैन से दैट सिक्योर करना। सेफ्टी फ्रॉम एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस एजेंट्स। इन्फेक्शियस एजेंट से ख़ुद को बचाने के लिए जो हम स्टेप्स करते हैं, जो हम चीज़ें करते हैं, जो भी हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं या अपने आप को जिस तरह से भी सिक्योर करते हैं, उसको हम कहते हैं बायो सेफ्टी। इसके कुछ लेवल हैं डिपेंडिंग अपॉन द इन्वायरमेंट यू आर गोइंग टू फेस। अगर आप सिंपली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हो तो बायो सेफ्टी लेवल 1 ठीक है। अगर आपने ऐसी किसी डिजीज़ के पार्टिकल को फेस करना है तो एक अलग चीज़ है। अगर आपने किसी ऐसी डिजीज़ के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ डील करना है जिसका अभी तक इलाज ही नहीं है, तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है? हर जो लेवल का सेफ्टी लेवल है, हर लेवल के जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं वो उसकी डिमांड के हिसाब से हैं। इट डिपेंड्स दैट विच प्रैक्टिकल यू आर गोइंग टू परफॉर्म एंड व्हाट काइंड ऑफ सेफ्टी लेवल यू नीड। फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, वो आपको पता होनी चाहिए। लेबॉर्टरीज रिकग्नाइज हैजर्ड्स ऑफ प्रोसेसिंग infectious agents. Guideline developed to protect workers in microbial and medical labs through engineering control and management policies, work practices. सब चीज़ों के लिए आपको ये गाइड किया जाता है कि भाई आप अपने आप को सेफ रखें ताकि वो बीमारियां आपको ना लग जाएं, या जो जिस चीज़ के साथ भी आप ऑपरेट कर रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं, वो चीज़ आपको इन्फेक्ट नहीं करे। Precautions so that people researching or trying to identify organisms do not become infected. While handling or testing clinical specimens, workers could accidentally infect themselves. ये प्रोसीजर फॉलो करते हुए, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हुए होता क्या है कि जिस डिज़ीज़ के लिए वो सोल्यूशन निकाल रहे होते हैं वो उस डिज़ीज़ से इन्फेक्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो उस चीज़ को रोकने के लिए, ख़ुद को उस सेफ़ करने के लिए जो है सेफ्टी, बायो सेफ्टी का प्रोसेस किया जाता है, या जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जो लेवल परफॉर्म किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें ख़ुद को सेफ़ करने के लिए हैं। लैब्स मस्ट अडहेयर टू वेरी स्पेसिफिक सेफ्टी रेगुलेशन टू वर्क विद ऑर्गेनिज्म दैट पोज अ थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ। जो वाकई एक बहुत बड़ा थ्रेट हो उसके लिए स्पेशली बहुत स्पेसिफिक जो है चीज़ें होनी चाहिए। बायो सेफ्टी लेवल के 4 लेवल्स हैं। प्राइमरी बैरियर्स और सेकेंडरी बैरियर्स देख लेते हैं क्या होते हैं। फिजिकल बैरियर और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बिटवीन लैब वर्कर एंड पैथोजेंस, फॉर एग्जांपल ग्लव्स, मास्क। अच्छा जी, प्राइमरी बैरियर्स क्या हैं? ग्लव्स, मास्क, लैब कोट, गॉगल्स और शू कवर्स, ये जो आपको पहनने होते हैं जब आप लैब में जा रहे हो। सेकेंडरी बैरियर्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ लेबॉर्ट्री दैट वर्किंग इन्वायरमेंट सेफर अगेंस्ट, फॉर एग्जांपल सिंक्स फॉर हैंड वॉशिंग, स्पेशल कंटेमिनेंट एरियाज, स्पेशल एयर वेंटिलेशन पैटर्न्स। ये चीज़ें जो है सेकेंडरी बैरियर्स में आती हैं। लेवल 1 में क्या है? लेवल 1 जो है ग्रेटली कंडक्टेड ऑन ओपन बेंच टॉप, उसमें होता है, उसमें सिर्फ आपने ये करना होता है कि आपने पर्सनल केयर जो है ना वो करनी होती है। हैव स्पेसिफिक ट्रेनिंग इन प्रोसीजर कंडक्टेड इन लेबॉर्ट्री एंड अच्छा जी, उसके लिए स्टैंडर्ड माइक्रो बायोलॉजिकल प्रैक्टिसेस क्या हैं? ईटिंग ड्रिंकिंग अलाउ नहीं है आपको, ठीक है? उसके अलावा फूड स्टोर आउटसाइड द वर्क एरिया, उसके बाहर आपको रखना है, अंदर नहीं लेके आना। माउथ पाइपिटिंग इज प्रोहिबिटेड। मैकेनिकल पाइपिटिंग डिवाइसेस आर यूज।
जो मैकेनिकल पाइपिंग डिवाइसेस जो हैं वो वहाँ पे अवेलेबल हैं. ऑल प्रोसीजर्स आर परफॉर्म्ड केयरफुली टू मिनिमाइज द क्रिएशन ऑफ स्प्लैशेस और एरोसोल्स. उसको प्रोसीजर को मिनिमाइज किया जाता है, उसको इस तरह से परफॉर्म किया जाता है कि वो जो है स्प्लैशेस उसके कम से कम हों. ठीक है. वर्क सर्फेसिस आर कंटेमिनेटेड, डीकंटेमिनेटेड एटलीस्ट वंस अ डे. उसको एक दफ़ा एटलीस्ट दिन में जो है डीकंटेमिनेट ज़रूर किया जाता है. कल्चर स्टॉक रेगुलेटेड, उनको वेस्ट किया जाता है जितना भी मटेरियल यूज्ड हो. To be decontaminated outside of the immediate laboratory are to be placed in durable leak proof container. मतलब जो decontaminate कर दिया जाता है उसको leak proof container में रखा जाता है. Materials to be contaminated, materials to be decontaminated at offsite from the laboratory are packed in accordance with applicable local state एंड फेडरल, यानी कि जो बाहर से डिकंटेमिनेट हो गया था उसको प्रॉपर पैकिंग के साथ लाया जाता है. उसके बाद स्पेशल कंटेमिनेटेड डिवाइसेस और इक्विपमेंट सच एज बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट इज़ जनरली नॉट रिक्वायर्ड. इसमें आपको सेफ्टी कैबिनेट वगैरह नहीं चाहिए होता. जो चीज़ आपको ज़रूरी चाहिए होती है होते हैं कोट्स, गाउन्स, यूनिफॉर्म टू बी वॉर्न टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन, ग्लव्स और इस तरह की चीज़ें, शू कवर्स, वो चीज़ें जो है ना वो आपको पहननी पड़ती हैं. बायोसेफ्टी लेवल 2 में आपने क्या करना होता है, इसमें इन्फेक्शियस एजेंट का रिस्क होता है और वो ह्यूमन और एनिमल्स के अंदर जो है वो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट हो सकते हैं. बट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस सीरियसली हैजर्डस नहीं होते. बीमारी फैलाते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होते. Infections by risk group 2 organisms are not considered to be serious hazard. उनको serious hazard consider नहीं किया जा सकता. They are moderate individual risk, जैसे कि फ्लू हो गया, कोल्ड हो गया, इस तरह की चीज़ें. ठीक है. रेयरली वो कोई सीरियस डिजीज़ कॉज करते हैं, अगर नहीं होता. एग्जाम्पल्स ऑफ इन्फेक्शंस एजेंट, इकोलाई हो सकता है इसमें, इन्फ्लुएंजा वायरसेस, सम फंजाई लाइक रिंगवर्म, ह्यूमन हर्प्स सिम्प्लेक्स वायरसेस, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इसमें होती हैं. ठीक है. ख़ासतौर पे वो जिनकी डिजीज़ या जिनकी क्योरेंस आपके पास है वो इसमें होती हैं. उसके बाद प्राइमरी हैज़र्ड्स जिसके क्या हैं, एक्सीडेंटल नीडल स्टिक्स एक्सपोजर टू आई एंड नोज, इंजेक्शन ऑफ इन्फेक्शियस मटीरियल्स. Agents do not cause lethal infection that are not transmissible via human herpes simplex viruses. इस तरह की वो चीज़ें जिनकी जो है ना डिजीज़ हमारे पास, मेडिसिन हमारे पास मौजूद है. प्राइमरी हैज़र्ड क्या है, एक्सीडेंटल नीडल स्टिक्स एक्सपोजर टू आई एंड नोज, कि आपने वो जो नीडल है वो आपके हाथ को लग जाए, चिपक जाए, कुछ ऐसा हो जाए, या फिर आइज़ में कुछ चला जाए, नोज़ में कुछ चला जाए. इंजेक्शन ऑफ इन्फेक्शियस मटेरियल, आपने कुछ खा लिया ऐसा, मतलब आपके हाथ के साथ था और वो आपके फूड के ऊपर लग गया, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो हो जाते हैं. एजेंट्स आर पैथोजेंस फॉर विच इम्यूनाइजेशन ऑफ एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल. मैंने आपसे पहले कहा कि उनके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है हमारे पास. एक्सट्रीम केयर फिर भी हमें करनी चाहिए ताकि कंटेमिनेशन जो है वो ना हो, बट स्टिल देयर इज़ अ चांस. तो प्रोसीजर क्या होता है इसके लिए, रिस्क ग्रुप 2 के रिस्क के लिए लेबॉर्ट्री जो है शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ऑल अदर एक्टिविटीज़. कोई काम और नहीं करना वहाँ पे. ठीक है. बायो हैज़र्ड साइन उसके अंदर होना चाहिए. सरफेस जो हैं वो रेडिली क्लीनेबल होनी चाहिए. ऑटोक्लेव शुड बी प्रेजेंट और हीपा फिल्टर्स जो हैं वो लगे होने चाहिए. कैबिनेट के अंदर शुड बी अवेलेबल फॉर मैनिपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ग्लव्स और लेबॉर्ट्री कोड जो हैं वो तो हर जगह मैंडेटरी हैं ही हैं. ठीक है. बायो हैज़र्ड लेवल का जो साइन है वो भी आपको दिखा दिया यहाँ पे. बायो सेफ्टी लेवल 3 क्या होता है, इसमें इन्फेक्शियस एजेंट्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा डेंजरस होते हैं. ठीक है. इसमें पैथोजेंस वगैरह सीरियस ह्यूमन डिजीज़ कॉज कर रहे होते हैं. इंडिविजुअल रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और स्पेशली इसमें वो बीमारियाँ होती हैं जो कॉन्टैक्ट से फैलती हों, मतलब एक से दूसरे को लग सकती हूँ. ठीक है. इसमें वो डिजीज़ जो हैं वो इंक्लूड होती हैं. ठीक हो गया. रिस्क ग्रुप 3 पैथोजन इंक्लूड्स एंथ्राक्स, क्यू फीवर, ट्यूबरकुलोसिस, वायरसेस सच एज हैंटा वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरसेस, HIV, एड्स, इस तरह की चीज़ें जो है ना. प्रोसीजर रिक्वायर्ड टू कंटेन रिस्क ग्रुप 3. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, लेबॉर्ट्री स्टाफ जो है वो फुल्ली ट्रेंड होना चाहिए
पैथोजेनिक और बाकी चीज़ों को हैंडल करने के लिए, ठीक है। इन सेफ्टी इक्विपमेंट डिस्पोजल टेक्निक, हैंडलिंग ऑफ कंटामिनेटेड वेस्ट एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मस्ट बी पेस्टेड इन विजिबल स्पॉट। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, इक्विपमेंट जो हैं उनको ऑटोक्लेव ज़रूर होना चाहिए और सर्टिफाइड हीपा फिल्टर ज़रूर लगे, यानी कि जिस सेफ्टी कैबिनेट में आप काम कर रहे हैं उसके अंदर हीपा फिल्टर ज़रूर लगे होने चाहिए। ऑल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग इन्फेक्शियस मटेरियल टू बी कंडक्टेड इन बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट्स, सेफ्टी कैबिनेट के अंदर सारे का सारा काम होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। और अदर अप्रोप्रिएट कैबिनेशंस ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव एंड फिजिकल कंटामिनेट डिवाइसेस। बायो सेफ्टी लेवल नंबर 4 में हमने क्या करना है भाई, बायो सेफ्टी लेवल नंबर 4 के अंदर हमने उन डिजीज़ को डील करना होता है जो कि हाईली हैज़र्डस होती हैं, हाईली इन्फेक्शियस, ठीक है। उसमें हाईली टॉक्सिक डिजीज़ को हमने डील करना होता है, और स्पेशली वो जिनकी, अब जैसे कि कोविड है या फिर अब तो इसकी वैक्सीन आ गई है, जैसे एड्स है, इस तरह की चीज़ें जिनका प्रॉपर ट्रीटमेंट इज़ नॉट अवेलेबल, और समटाइम्स ऐसा होता है कि मतलब डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एजेंट्स दैट आर एट वेरी हाई रिस्क फॉर फॉर्मिंग इन्फेक्शियस एरोसोल्स, लाइफ थ्रेटनिंग एजेंट, उन सबको इबोला वायरस, मारबर्ग वायरस, लैसा वायरस, उसके में कोविड-19 एंड ऑल दैट। स्पेशल प्रैक्टिसेस जो विल बी अलाउड टू एंटिटी, जो वर्कर जो हैं जिनको अलाउ किया गया है ना कि वो BSL लैब 4 में जा सकते हैं, सिर्फ वही वहाँ जा सकते हैं, विदाउट परमिशन कोई वहाँ पे एंटर नहीं होना चाहिए। अ लॉग बुक मस्ट बी साइंड ईच टाइम वन कम्स इन और आउट ऑफ द लैब, यानी कि लॉग बुक अटेंडेंस ज़रूर लगनी चाहिए, पता चले कि किस वक्त कितने टाइम पे कौन आया था, कौन गया था, ये सब कुछ। द डोर मस्ट हैव यूनिवर्सल हैजर्डस लेबल, उसके अंदर लेबल ज़रूर होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट, रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर, ये सब कुछ कि यहाँ पे किस किस चीज़ पे काम होता है, वो आपको क्या क्या बीमारी लगा सकती है, तो सोच समझ कर अंदर आएँ, ये सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए। ऑल लैब पर्सनल आर ट्रेंड स्पेशली फॉर लैब BSL 4, जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी स्पेशल ट्रेनिंग वहाँ पे होनी चाहिए। लैब पर्सनल मस्ट बी वैक्सीनेटेड फॉर एजेंट, जिस एजेंट के लिए वो काम कर रहे हैं, जिस पर तहकीक कर रहे हैं, उसके लिए उनकी वैक्सीनेशन हुई होनी चाहिए। प्रेजेंट इन द लैब दैट हैव पोटेंशियल टू बी इन द लैब, वही लैब के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए जो कि जिसके अंदर पोटेंशियल हो, जो हेल्थ वाइज इतना फिट हो कि वो उस लैब के अंदर काम कर सके। बेसलाइन सीरम सैंपल्स आर कलेक्टेड एंड स्टोर फॉर सीरोलॉजिकल सर्विलियंस। तो इस प्रोसेस के लिए जो आपने क्या करना होता है कि बेसलाइन सीरम जो है वो हम सेव कर लेते हैं। Supplies materials are brought into the lab by a double door autoclave, डबल मतलब जहाँ पे जो भी मटेरियल लेके आया जाता है उसको ऑटोक्लेव करके अंदर इज़ सिक्योर्ड सो दैट मटेरियल कैन बी रिमूव फ्रॉम द इंटीरियर डोर। उसके बाद डीकंटामिनेटेड आफ्टर रीच यूज़, उसके बाद में इसको डीकंटामिनेट भी किया जाता है। देन प्लास्टिक इज़ सब्सटीट्यूटेड फॉर ग्लास व्हेन पॉसिबल, प्लास्टिक को सब्सटीट्यूट किया जाता है, चेंज किया जाता है ग्लास से, क्योंकि उसको ग्लास को स्टेरलाइज किया जा सकता है ना। एलिमिनेट शार्प सच एज कैपिलरीज, स्कैल्प्स, नीडल्स एंड सिरिंजेस। ब्रोकन ग्लास शुड बी हैंडल्ड विद अ डस्ट पैन एंड ब्रूम। नॉन डिस्पोजेबल एंड डिस्पोजेबल शार्प कलेक्टेड इज इन अ हार्ड कंटेनर टू प्रोटेक्ट एंड ऑटोक्लेव फॉर डिकंटामिनेशन। डिस्पोजेबल आर थ्रोन आउट, मतलब उसको फेंकने से पहले भी ऑटोक्लेव करना ज़रूरी है कि उसके ऊपर कोई ऐसा जर्म ना हो जो किसी को भी लग सकता हो और बीमारी फैला सकता हो। प्राइमरी बैरियर्स, क्लास 3 बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट, इसके अंदर होना चाहिए क्लास 3 का जो कैबिनेट है वो होना चाहिए। BSc मस्ट बी वैलिडेटेड ऑन 12th मंथ पीरियड। द PPE इज़ रिक्वायर्ड, 1 पीस जंपसूट जो है ना वो रिक्वायर्ड होना चाहिए। ग्लव्स, मतलब आपने फुल्ली कवर हो के अंदर जाना है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कोविड-19 के जो डॉक्टर्स होते हैं या जो नर्सेज होती हैं उन्होंने 1 पीस जंपसूट जो है वो पहना होता है। क्लोज्ड टो शूज़ पहने होते हैं। ऑल विल बी रिमूव्ड इन द इनर रूम आफ्टर शॉवरिंग, फिर उसको जो है रिमूव भी कर दिया जाता है। सेकेंडरी बैरियर BSL लैब 4 में जो है ना, अब ये सूट भी उन्होंने यहाँ से दिखाया हुआ है और ये सेफ्टी कैबिनेट भी यहाँ दिखाया हुआ है। लेवल नंबर 1 में क्लास 1 ये BSL 2 में यूज़ होता है। BSL 2 में कैबिनेट क्लास 1 यूज़ होती है।
BSL 3 में जो है क्लास 2 और BSL 4 में जो है ये क्लास 3 यूज़ होती है बायो सेफ्टी लेवल 4 में। जो बायो सेफ्टी लेवल 1 होता है ना, वो उसमें तो सारा काम जो है ना बेंच टॉप पे ही होता है। सेकेंडरी बैरियर्स में क्या किया जाता है कि सेपरेट बिल्डिंग और आइसोलेटेड विद इन बिल्डिंग विद लोअर BSL लैब्स, उसमें सेपरेट रूम्स होते हैं जिसमें किसी का भी आना जाना स्पेशली रिस्ट्रिक्टेड होता है। आउटर और इनर चेंज रूम होता है, जब आपने बाहर से आना है तो चेंज करके अंदर आना है, फिर आपने अंदर से चेंज करके बाहर जाना है। Walls, floor and ceiling have sealed internal shells, keep pest out, liquid and heat stable for decontamination purposes. ये चीज़ें जो इसके अंदर होती हैं, ड्रेन हैव केमिकल डिसइंफेक्शन ट्रैप्स अटैच टू द लिक्विड वेस्ट। जो चीज़ आपने ड्रेन करनी है या उसको वेस्ट करना है उसके ऊपर भी डिसइंफेक्टेंट लगा होता है। ऑल वेस्ट मस्ट बी डिकंटामिनेटेड इंक्लूडिंग शावर वेस्ट। HEPA filters in vent for sterile air, filter air exhaust from the class 3 biological safety कैबिनेट। उसके आगे जो है ना प्रॉपर HEPA फिल्टर्स लगे होते हैं जिससे उनको बाहर निकाला जाता है। तो दैट वाज कंप्लीट बायो सेफ्टी लेवल्स। प्रैक्टिकल नंबर 2 पढ़ते हैं, इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल्स यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी। जो कि हमने यूज़ करने हैं उसका थोड़ा सा एक रफ सा स्ट्रक्चर देखते हैं। थोड़ा सा एगर प्लेट पेट्री डिश। एगर प्लेट क्या है? पेट्री डिश कंटेनिंग सॉलिडिफाइड कल्चर मीडियम, उसको जिसके अंदर कल्चर मीडियम है उसको एगर प्लेट कहते हैं। एगर स्लैंट क्या होता है? वो जी जब टेस्ट ट्यूब में होता है कंटेनिंग सॉलिडिफाइड कल्चर मीडियम एट अ स्लोप फॉर प्रिपेयरिंग कल्चर, उसको फिर जो हम एगर स्लैंट कहते हैं। एगर स्टैब क्या होता है? टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉलिड कल्चर मीडियम फॉर ग्रोथ ऑफ एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, जिसमें ग्रोथ करानी होती है उसको स्टैब कहते हैं, लेकिन जिसमें कल्चर बनाने होते हैं और उसको प्रिजर्व करना होता है लैब के अंदर, उसको हम जो है स्लांट कहते हैं। ठीक है। एनारोबिक जार क्या होता है? क्लोज चैम्बर विद कंट्रोल आउटफिट्स फॉर एयर, इट इज़ यूज फॉर एनारोबिक कल्टिवेशन, जो कि एनारोबिक कल्टिवेशन के लिए इस्तेमाल होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, उसको एनारोबिक जार कहते हैं। ऑटोक्लेव क्या है? ये मशीन है, इसके बारे में हम डिटेल भी पढ़ेंगे, जो कि स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ होती है। ब्रॉथ क्या है? लिक्विड मीडियम जिसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह हों उसको ब्रॉथ कहते हैं। ब्रॉथ कल्चर क्या है? वो बैक्टीरिया मीडियम जब कहीं पे बैक्टीरिया की ग्रोथ कराई जा रही है उसको ब्रॉथ कल्चर कहते हैं। सेनिस्टर्स क्या होते हैं कि सेनिस्टर्स फॉर कैरिंग पाइपेट्स एंड ये मटेरियल होता है, एक अपरेटस होता है जिसमें पेट्री डिशेस और पाइपेट्स को ना जो बहुत केयरफुली रखा जाता है। सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या होती है? जो सिंपली जो स्पिन करने के लिए यूज़ होती है। इसकी RPM चेंज होती है 5000 से। अभी आपसे पूछा जा सकता है कि सेंट्रीफ्यूज मशीन की RPM कहाँ से कहाँ तक होती है, वो देख लें। कॉलोनी काउंटर क्या है? ये अपरेटस जो है वो यूज़ होता है कॉलोनीज़ को काउंट करने के लिए। जो हम प्रैक्टिकल पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि हम कॉलोनीज़ को क्यों काउंट करते हैं और कैसे काउंट करते हैं बैक्टीरिया कॉलोनीज़ को ग्रो करने के बाद, और उससे हमें क्या पता चलता है। ठीक है। कॉटन स्वैब्स, ऑब्वियसली ऑल यू नो, स्मॉल स्टिक विद कॉटन वूल, कॉटन स्वैब्स जो होती हैं जो आप यूज़ भी करते हो घरों में। कल्चर हुड क्या है? क्लोज कैबिनेट विद UV लाइट अरेंजमेंट टू मेंटेन स्टरलाइज्ड इन्वायरमेंट, बहुत क्लोज्ड इन्वायरमेंट जिसमें कंटेमिनेशन को मिनिमाइज किया जाता है टिल 1% और 0.00 समथिंग %, इतना कम कंटेमिनेशन होती है, उसको स्टरलाइज किया जाता है। कल्चर मीडियम जिसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिक्स होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ करते हैं, उनको ग्रो कराने के लिए, चीज़ें बनाने के लिए। ठीक है। कॉमनली यूज कल्चर जो है वो एगर है, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है, मेकॉन की एगर है, ये सारी चीज़ें जो है ना पूछी जाएंगी आपसे। डेसिकेटर क्या है? डेसिकेट का मतलब होता है खुश्क करना। अ क्लोज्ड एयर टाइट जार कंटेनिंग सुटेबल हाइग्रोस्कोपिक केमिकल फॉर रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, यानी कि जितना भी मॉइस्चर किसी चीज़ के अंदर हो उसको खुश्क कर देना है, सुखा देना है, उसको हम लोग जो है ना डेसिकेटर कहते हैं। ये एक प्रेटस लाइक होता है, आप इसको एक मशीन कह सकते हैं कि आप इसके अंदर कोई भी मटीरियल वगैरह रखते हैं। ग्लास कैविटी स्लाइड, ऑब्वियसली ग्लास स्लाइड हैविंग कनकेविटी इन द सेंटर, थोड़ी सी अंदर से जो है ना कनकेव होती है। ग्लास कवर स्लिप, रेक्टेंगुलर सर्कुलर थिन पीस ऑफ ग्लास जो कि किसी भी चीज़ के ऊपर रखते हैं जब हम प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हैं, एज यू पीपल ऑल नो। ग्लास फ्लास्क जो होती हैं पायरेक्स ग्लास की बनी होती हैं, वेरिंग साइज़ की होती हैं। और ग्लास स्लाइड
रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास शीट जिस पे हम अब मटेरियल वगैरह रखते हैं और फिर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। हॉट एयर ओवन का टेम्परेचर आपने याद रखना है 171 से 200 डिग्री सेल्सियस तक इसका जो टेम्परेचर है ना वो रखा जाता है। इसका इस्तेमाल हम देखेंगे स्टरलाइजेशन वगैरह में होता है, प्रैक्टिकल्स में इसको यूज़ किया जाता है। किस पर्पज़ के लिए डिटेल हम अगले प्रैक्टिकल्स में पढ़ेंगे। इनक्यूबेटर क्या होता है, इनक्यूबेट करना है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड करना है, सेट टेम्परेचर किसी भी चीज़ को। जब हमने उसको मटेरियल्स प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने हैं तो हम कहते हैं जी हम फलां चीज़ को इनक्यूबेट करने लगे हैं, मतलब कि हमने उसको रख देना है किसी चीज़ के अंदर, ठीक है, सेट टेम्परेचर पे। उसका टेम्परेचर 24 आवर्स के लिए, जितनी देर के लिए हम उसे रखेंगे वो टेम्परेचर सेट ही रहेगा। इनॉक्यूलेटिंग नूडल्स एंड लूप्स क्या होती हैं, ये नीडल्स और लूप्स मतलब मेटल की बनी होती हैं, इनको हम यूज़ करते हैं मटेरियल एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर लेके जाने के लिए। लैमिनर एयर फ्लो कैबिनेट क्या होता है, कैबिनेट बना होता है जिसके अंदर हम एयर फ्लो करती है, ठीक है। सेमी क्लोज कैबिनेट होता है, ये हम जब बायोसेफ्टी लेवल्स पढ़ेंगे उसमें ऑब्वियसली हमने पढ़ा है। तो इसमें से एयर फ्लो करती है लेकिन स्टरलाइज्ड मैनर में, ठीक है, उसमें से मतलब कि फ़िल्टर आउट कर दी जाती है एयर को। लाइफोलाइजेशन एपरेटस क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि लंबे अरसे के लिए जहाँ पे हम जो है यूज़ स्टोर करते हैं मटेरियल को। मैग्नेटिक स्टीरर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड विद अ हॉट प्लेट अरेंजमेंट यूज फॉर प्रॉपर होमोजेनियस मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस, यानी कि एक अपरेटस होता है जिसके अंदर हम ना चीज़ों को जब ऐड करते हैं तो वो उसको होमोजेनाइज करने के लिए मिक्स कर दिया है। माइक्रो डिस्पेंसर, माइक्रो पाइपेट डिलीवरिंग, जो आप यूज़ करते हैं लैब के अंदर माइक्रो पाइपेट्स वगैरह डिलीवर करने के लिए सोल्यूशन को, उनको डाइल्यूट करने के। माइक्रोमीटर्स क्या हैं, स्टेज एंड ऑक्यूलर माइक्रोमीटर्स यूज फॉर माइक्रोमीट्रिकल स्टडी। माइक्रोस्कोप क्या होती है, एज यू ऑल नो डिवाइस है, एक अपरेटस है, एक गैजेट है किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करके देखने के लिए। पेट्री डिश नेम आफ्टर इट्स इन्वायरमेंट, पायरेक्स ग्लास की बनी होती है, ऑलमोस्ट हर प्रैक्टिकल में यूज़ होती है, बहुत सारे BT102 के तो बहुत सारे प्रैक्टिकल्स में यूज़ होती है। इट मस्ट बी प्लेस विद द लिड डाउन इन द इंक्यूबेटर, लिड इसके ऊपर होता है एक ग्लास की, जैसे डबल कोई प्लेट नहीं बनी होती है, आपने जैसे बॉक्स देखा है कि एक पेट्री डिश के ऊपर दूसरी होती है, नीचे वाली छोटी होती है ऊपर वाली बड़ी होती है, ऐसा कुछ। ग्लास पेट्री डिश इज रीयूजेबल ऑब्वियसली। पीएच मीटर क्या होता है, पीएच काउंट करने के लिए। पाइपेट्स क्या होती है, मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए। और प्लेट कैरियर्स, रेफ्रिजरेटर्स, सिट्स फिल्टर्स का हम लोग पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे मैकेनिकल स्टरलाइजेशन में, उसमें ये इस्तेमाल होते हैं। स्टेनलेस स्टील असेंबली विद एस्बेस्टोस फिल्टर फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ लिक्विड मीडिया और सीरम वगैरह। स्टेनिंग रैक क्या होता है, यूज टू सपोर्ट स्लाइड्स ड्यूरिंग द स्टेनिंग। यूवी लैम्प है, रेज के लिए। वैक्यूम पंप है, किसी भी चीज़ को वैक्यूमाइज करने के लिए। और वाटर बॉथ है, यूज टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ एगर एंड अदर मटेरियल्स, ऑल्सो हेल्पफुल फॉर बॉइलिंग शुगर सोल्यूशंस। वैक्यूम बाथ भी एज यू ऑल नो कि वाटर बाथ जो है उसके अंदर टेम्परेचर रेज करने के लिए किसी चीज़ को, जैसे डबल बॉयलर होता है ना वैसा कुछ। वाटर स्टिल मेड ऑफ पायरेक्स ग्लास, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग डिस्टिल्ड और रीडिस्टिल्ड वाटर। वेइंग बैलेंस वेट करने के लिए एज यू ऑल नो। पढ़ते हैं प्रैक्टिकल नंबर 3, माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप क्या होती है, एज वी ऑल नो कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम इमेजेस को इनलार्ज करके देखते हैं ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, जो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं। माइक्रो का वर्ड उन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको जो है हम माइक्रो बोलते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपी क्या है, ये फील्ड है साइंस की, माइक्रोस्कोपी के अंदर हाँ हम उन चीज़ों को स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अब इसकी दो बेसिक टाइप हैं, लाइट माइक्रोस्कोप है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है आई गेस। लाइट माइक्रोस्कोप सिंपल होती है, आप इसके में सनलाइट यूज़ करते हैं और चीज़ों को जो है आप देखते हैं, ठीक है। जो ऑर्डिनरी लाइट सोर्सेज में यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट्स को जो है आप ऑब्ज़र्व करते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है उसमें इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ होती है फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रांसमिशन। इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो बीम होती है वो आपको डायरेक्ट इमेज दिखाती है, उसका एज सोर्स ऑफ लाइट यूज़ होती है।
ट्रांसमिशन एंड स्कैमिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसकी दो टाइप्स हैं. एम्प्लॉयड टू रिजॉल्व वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स लाइक दिस पेप्टाइड थ्रू द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम अंडर द वैक्यूम. अब लाइट माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. अच्छा जी, मैग्नीफिकेशन 10, 20, 40 और 100 होती हैं. फोकल लेंथ 18, 9 mm ये इसकी है. ये आपका जो है टेबल इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है. ये आपने याद रखना है. लेंसेज जो हैं, इट हैज़ टू सेट्स ऑफ लेंसेज. होप्स आई गेस कि हमें जो है इसको, अच्छा जी, हम माइक्रोस्कोप देख लेते हैं. ठीक है, जो कि यूजुअली आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं, बल्कि ये तो मतलब सिंपल जो माइक्रोस्कोप होती है उसमें ये हमारा आई पीस है. ठीक है, उसके बाद ये हमारी वो ट्यूब है जिसके थ्रू हम मतलब एक कनेक्टिंग ट्यूब आप इसको कह सकते हैं. ये रफ एडजस्टमेंट है और ये फाइन एडजस्टमेंट है. समटाइम्स जो ये दोनों नोब्स हैं इसी तरह इकट्ठी होती हैं, एक बड़ी वाली होती है और एक छोटी वाली होती है. और जो बड़ी वाली नोब है वो इस तरह बाहर की साइड पे मौजूद होती है और जो छोटी वाली नोब है वो ये होती है. ठीक है, ये इसका आर्म है और यहाँ से ये इसकी बेस है. यहाँ से थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, ये इसके 3 लेंस है, 1, 2 एंड 3. ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला जो है इसके लेंस हैं. ये 3 लेंस जब आप इसको रोटेट करते हो तो इसकी मैग्नीफिकेशन पार्ट जो है वो चेंज होती है. हाई पावर ऑब्जेक्टिव लेंस, लो पावर, ये इसका क्लिप है. यहाँ पे ना क्लिप्स लगे होते हैं छोटे छोटे जो आपकी स्लाइड को पकड़ के रखते हैं. ये इसका स्टेज है जिसके ऊपर आपने स्लाइड को प्लेस करना होता है. ये कंडेंसर लेंस होता है जो लाइट को कन्वर्ज करता है, उसको कंडेंस करता है, उसको प्रॉपर डायरेक्शन में लाता है. और ये आयरस की डायाफ्राम है. ठीक है, और ये ऑब्वियसली हमारा मिरर है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होके ऊपर जाएगी. तो मैकेनिकल स्टेज, ये सारी जो आपको पार्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, सब स्टेज, कंडेंसर, आयरिस डायफ्राम, मैकेनिकल स्टेज, इसके बारे में हमने पढ़ लिया. एडजस्टमेंट नोब्स, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप. ओके, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं. माइक्रोस्कोपी की कुछ यहाँ पे आपके पास हैं ब्रांचेस जो माइट भी पॉसिबल कि आपसे पूछा जाए. ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी जो है बैक्टीरिया और फंजाई के लिए होती है, यानी कि कौन सी फील्ड जो है वो किसके लिए होती है. ब्राइट फील्ड जो है बैक्टीरिया और फंजाई के लिए होती है. फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप जो है स्पेसिफिक एंटीजेंस के लिए भी होती है बैक्टीरिया फंजाई के साथ साथ. कोल्ड विद फ्लोरेसेंट डाई, उनको डाइज से ग्लिटर करके या कलर करके यू कैन से दैट उनको देखा जाता है. और उसके बाद जो फेज कंट्रास्ट डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी है, वो बैक्टीरियल कैप्सूल्स को देखने के लिए होती है अंडर नेगेटिव स्टेनिंग डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में. मतलब कि वो चीज़ आपको ब्राइट नज़र आती है, बाकी आपको जो बैकग्राउंड होता है वो सारा डार्क नज़र आता है. फेस कंट्रास्ट जो है वायबल बैक्टीरिया के लिए होती है विदाउट एनी स्टेनिंग थ्रू. उनके ऑब्जेक्ट्स को जो है ना वो कंट्रास्ट करके तो देखा जाता है. नोमार्क्स की डिफरेंशियल इंटरफेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप जो है ये 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है, जो आप अक्सर देखते हैं ना पिक्चर्स इंटरनेट पे और अक्सर वेब पेजेस जो होते हैं उसके ऊपर आप देखते हो, वो इनसे भी ली जाती हैं और फिर इनको ऑब्जर्व भी किया जाता है इसके थ्रू. ठीक है, 3 डायमेंशनल व्यू इसका लिया जाता है. इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप्स क्या होती हैं, ये सेल कल्चर और फंजाई ग्रोइंग के लिए देखी जाती हैं, जिसमें बैटरी व्यूज में भी व्यूड डायरेक्टली अंडर द इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप के उसको इन्वर्ट करके भी देखा जा सकता है. उसके लेंस की पोजीशन डिफरेंट होती है और उसका थोड़ा सा जो यू कैन से दैट के स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है जिससे आप इन्वर्टेड पोर्शन देख सकते हैं. अल्ट्रा वायलेट लाइट माइक्रोस्कोप क्या होती है, वेरी हाई रिजॉल्विंग पावर, मतलब कि उसकी क्लियरेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है. मे बी ऑब्टेन बाय एंड डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स मे बी व्यूड इन दिस माइक्रोस्कोप. जब आपने किसी चीज़ को डिटेल में बहुत क्लियर करके देखना हो तो आप इसको यूज़ करते हो. दैट वाज प्रैक्टिकल फॉर माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोपी. पढ़ते हैं प्रैक्टिकल नंबर 4, स्टरलाइजेशन टेक्निक. इसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन. पहली बात तो ये कि स्टरलाइजेशन होती क्या है. इसका मतलब ये होता है कि हमने किसी भी चीज़ को माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री करना है, पैथोजन फ्री करना है. ठीक है, माइक्रो यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेदर पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक. या तो वो
पैथोजेनिक हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। उनके स्पोर्स जिसको हम ड्रास्टिक मेथड से किल कर सकते हैं, स्पोर्स यूजुअल नॉर्मल मेथड से किल नहीं होते, उनके लिए ड्रास्टिक मेथड यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे कि अल्कोहल्स, क्लोरीन्स, कोई केमिकल्स, हीट, ड्राई हीट या मॉइस्ट हीट, इस तरह की चीज़ें जिनसे उसके उनके स्पोर्स किल हो सकें। इन शॉर्ट ये कि हमारा पर्पज़ है इसको कम्प्लीटली पैथोजन फ्री करना। अब स्टेरिलाइजेशन के 2 मेथड हैं, तीन है सॉरी, फिजिकल मेथड जिसमें हीट आ जाता है, केमिकल मेथड जिसमें केमिकल्स आ जाते हैं, और फिल्टरेशन मेथड यानी कि मैकेनिकल मेथड जिसमें फिल्टरेशन आ जाती है। ये 3 मेथड हैं स्टरलाइजेशन के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हीट वाला मेथड यानी कि फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। इसमें हमने बेसिकली क्या करना होता है, 2 तरीके यूज़ करने होते हैं। हीट से हम लोग उसको किल करते हैं। एक है मॉइस्ट हीट मेथड और दूसरा है ड्राई हीट मेथड। अब आपको नाम से इनका फ़र्क पता चल गया होगा कि एक में मॉइस्चर होगा, एक में नहीं होगा, ठीक। अब ये मेथड जो है कॉमन मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन है, हीट यूज टू किल माइक्रोब्स इन द सब्सटेंसेस, टेम्परेचर ऑफ हीट, ड्यूरेशन। अब 2 चीज़ें हैं, अगर तो आपने उसकी ड्यूरेशन मतलब आप सेट टेम्परेचर उसको दे देते हैं तो फिर आपको एक कांस्टेंट ड्यूरेशन तक उसको जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए हीट देनी पड़ेगी। और अगर आप ड्यूरेशन शॉर्ट करना चाहते हैं तो फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें। मतलब या तो ड्यूरेशन इंक्रीज़ करनी पड़ेगी और टेम्परेचर सेट पॉइंट पे रहेगा, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है तो ड्यूरेशन सेट पॉइंट पे रहेगी कि उतनी ड्यूरेशन, थोड़ी ड्यूरेशन के लिए देना पड़ेगा लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं। बट वन नीड टू मेंटेन मिनिमम स्टरलाइजेशन टाइम और मिनिमम कॉन्टैक्ट टाइम फॉर हीट टू बी इन टच विद माइक्रोब्स और बैक्टीरिया। यानी कम अज़ कम हम जिस चीज़ को मर्जी जैसे मर्जी एडजस्ट करें, लेकिन मिनिमम इतना टाइम होना चाहिए कि जो माइक्रोब्स हैं वो एडजस्ट हो सके। मींस कि उनको इतना टाइम उसको हीट किया जाए कि माइक्रोब्स जो हैं वो किल हो जाए। अब आगे 2 मेथड हैं, एक मॉइस्ट है और एक जो है ड्राई हीट मेथड है। मॉइस्ट सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। मॉइस्ट हीट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, इसमें क्या आता है, बॉइलिंग, पास्चराइजेशन, यूजिंग ऑफ स्टीम। बॉइलिंग में हम लोग सिंपली चीज़ों को बॉयल करते हैं, ठीक है। और बॉयल करने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। मतलब किस किस चीज़ को हम लोग इससे साफ़ करते हैं, सीजर्स, स्कैल्पल्स, नीडल्स एटसेट्रा, इस तरह की चीज़ें। लेबॉर्ट्री की इक्विपमेंट्स वगैरह। पास्चराइजेशन क्या है, जैसे दूध को हम लोग घर में, ये टेम्परेचर आपने याद रखना है, 60 to 72 डिग्रीज 3 to 4 टाइम्स। दूध उबालते हैं, 2-3 दफ़ा उसका उबाल आता है, फिर हम उसको हल्की आंच पे रख देते हैं, वो अंदर से कड़ता रहता है और उसकी जम्स जो है वो किल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पास्चराइजेशन का मेथड है। स्टीम में क्या होता है, स्टीम एक पावरफुल मेथड है, इसको ऑटोक्लेविंग भी कहते हैं। ये बहुत कॉमन मेथड है और बहुत पॉपुलर है क्योंकि ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। हॉस्पिटल्स में इस तरह जो है ना किया जाता है कि जितने भी वो इक्विपमेंट्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, उन सबको एक प्रेशर कुकर लाइक सब्सटेंस होती है, पहले हम उसको देख लेते हैं तो फिर हमें इतनी ज़्यादा रीडिंग नहीं करनी पड़ेगी, हम यहीं से समझ लेते हैं। हमने क्या करना होता है, यहाँ से स्टीम दी जाती है उसको। ये पोर आप देखें, ये आपको एक चैम्बर लाइक चीज़ जो है ना वो नज़र आ रही है, ठीक है। ये इसका लिड है, जैसे माइक्रोवेव का लिड खुलता है ना, इस तरह करके वो मोटा सा हार्ड सा लिड होता है जिसको आपने खोलना होता है। और उसके अंदर यहाँ पे ये जो सारी स्पेस आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे आपने अपना ऑब्जेक्ट रख देना है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ से स्टीम प्रोवाइड की जा रही है, इधर नीचे वाटर है जो कि बॉयल हो रहा है, स्टीम प्रोड्यूस हो रही है और ये स्टीम जो है ऊपर जाती जा रही है, ठीक है, ऊपर जाती जा रही है। यहाँ से एक मिनट, लेट मी क्लियर दिस। स्टीम जो है इस तरफ जा रही है, यहाँ से ऊपर, ठीक है, यहाँ से अंदर एंटर हो रही है। फिर अगर वो डायरेक्ट एंटर होगी तो स्ट्राइक करेगी, हार्डली स्ट्राइक करेगी। तो वो क्या करती है, वो ऊपर से घूम के आती है। इससे जो है ना स्ट्राइकिंग वाली चीज़ को कम करने के लिए ये टर्बुलेंस रखी गई है कि वो ऊपर से कवर करे हमारे ऑब्जेक्ट को। उसके बाद जो बच जाती है स्टीम वो ज़ाया नहीं जाती, ठीक है। वो क्या करती है, वो ऊपर जाती है, ठीक है, यहाँ से घूमती घूमती, ये सेफ्टी वॉल्व होता है एक्स्ट्रा स्टीम को निकालने के लिए अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो यहाँ से इधर जाती है, ठीक है, रोटेट होके, सॉरी, यहाँ से वापस आती है क्योंकि ये वो वॉल बंद होता है, ये वॉल अभी बंद है। यहाँ से वापस आती है और दोबारा से यूज़ हो जाती है, मतलब कि ऊपर से रोटेट करके वापस आती है। इन केस कि हमारी ऑटोक्लेविंग हो गई है, अब हमने उस सारी को निकालना है। तो हम कहाँ से निकालेंगे, ये जो हमारा वॉल बंद था ना, ये वाला,
इसको हम खोलेंगे तो यहाँ से सारी स्टीम निकलती 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 डायरेक्ट इधर आएगी, ठीक है। अब वो कहीं और दरमियान में नहीं घूम रही, अब वो यहाँ से घूमती घूमती डायरेक्ट बाहर जाएगी। तो ये हमारा जो है वॉल्व है हमारे लिए, एग्जॉस्ट वॉल्व जिसको कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये अब चैम्बर वॉल्व हर चीज़ आपको समझ आ गई, इसका प्रोसेस समझ आ गया। अब हमें इसमें से जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि ये मेथड जो है वो बैक्टीरियल स्पोर्स को किल करने के लिए यूज़ होता है। बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है कि बैक्टीरिया, उनके हर तरह के सेल्स और स्पोर्स, हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। हालांकि स्पोर्स काफ़ी इनर्ट होते हैं, उनके ऊपर एक अच्छी सी कवरिंग होती है जिससे वो अपने आप को हार्श क्लाइमेट से बचा सकते हैं, लेकिन फिर भी करना क्या होता है, आपने स्टरलाइजेशन करनी होती है। टेम्परेचर पहले 100 डिग्री सेल्सियस तक वैसे होता है, वो स्टीम का टेम्परेचर होता है। जब स्टीम इकट्ठी होती जाती है होती जाती है होती जाती है तो वो टेम्परेचर इंक्रीज करता जाता है। 100 से उसको 120 अच्छा जी 15 IV पर स्क्वायर इंचज प्रेशर होता है। 121 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर है ना वो मेंटेन किया जाता है और फिर उसको 15 मिनट के लिए रखा जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि शुरू होता है 100 से, क्योंकि स्टीम का टेम्परेचर जो होता है वो 100 प्लस होता है। जब वाटर बॉयल हो जाता है तो वो 100 टेम्परेचर तक चला जाता है, उससे ऊपर फिर वो चीज़ जाती जाएगी और उसके बाद जो है वो 120 डिग्री से 1 सेल्सियस तक जो टेम्परेचर हो जाएगा हम उस टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे और फिर उसको उस कंडीशन में पूरे 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑटोक्लेव में क्या क्या होता है वो सारे उसके सेफ्टी वॉल्व हर चीज़ हमने पढ़ ली है। वर्किंग में क्या है भाई, मटेरियल रखना है, लिड क्लोज करना है, स्टॉप कॉक को ओपन कर देना है, फिर उसके बाद सेफ्टी वॉल्व को डिज़ायर प्रेशर पे सेट कर देना है। उसके बाद हमने हीट करना है ऑटोक्लेव को, एयर इज़ फोर्स्ड आउट इवेंचुअली स्टीम इंश्योर आउट थ्रू द टैप। अब टैप को क्लोज कर देना है, प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, 15 मिनट्स के लिए रख के बाद को उसको कूल कर लेना है ऑटोक्लेव को, और ये हमारा प्रोसेस डन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जी एडवांटेजेस क्या हैं। पेनिट्रेटिंग नेचर ऑफ स्टीम मेक इट ग्रेट सोल्यूशन टू डिस्ट्रॉय प्रोटीन्स इन एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्योंकि स्टीम होती है वो बहुत अंदर तक पेनिट्रेट कर सकती है और वो हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कम्प्लीटली किल कर सकती है। इन्वायरमेंटली सेफ है, कोई टॉक्सिक प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट नहीं बनती। अब हमने दूसरा मेथड पढ़ना है ड्राई हीट मेथड। ड्राई हीट मेथड में 3 चीज़ें आ जाती हैं, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन, हॉट एयर ओवन और रेडिएशन स्टरलाइजेशन। 4 चीज़ें आती हैं, सॉरी। फ्लेमिंग में आपने सिंपली उसको आग के ऊपर गर्म करना होता है। जैसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट करते लेते हो, नीडल्स वगैरह, उसको आग पे गर्म करते हो तो मतलब हल्का हल्का सेकना जिसको कहते हैं ना, तो वो उसके ऊपर से जो भी जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाते हैं। उसके बाद प्रोसेस आ जाता है इंसिनरेशन का। ये समझने वाला, जब आप बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रैक्टिकल्स करते हो, तो यहाँ वैसे भी अगर आप बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको एक नीडल दी जाती है, मतलब इस तरह लूप सी वो बनी होती है उसके आगे, ठीक है, इस तरह से वो बनी होती है। उसको आप पकड़ते हो, फ्लेम, ये अगर इस यहाँ पे फ्लेम है ना, उसके ऊपर आप ले जाते हो और रेड हॉट होने तक उसको गर्म करते हो, ताकि उसके ऊपर जितने भी बैक्टीरियल स्पोर्स, बैक्टीरिया जो कुछ भी है वो जल के ख़त्म हो जाए, ठीक है। आप जब प्रैक्टिकल्स करते हो तो ये प्रोसेस आपने अप्लाई करना होता है। सिरिंजेस को मतलब कि लूप्स को, ट्यूब्स को जो है ना आपने इसके थ्रू गर्म करना होता है। और एक ही चीज़ याद रखिएगा, फ्लेमिंग में सिर्फ आपने इसको गर्म करना होता है, इंसिनरेशन में आपको उसको रेड हॉट करना होता है, ठीक है। हॉट एयर ओवन क्या है? हॉट एयर ओवन के अंदर पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ये एक हॉट एयर ओवन है, ये बिल्कुल माइक्रोवेव जैसा है, लेकिन माइक्रोवेव में यहाँ से रेडिएशन जाती हैं, इसमें रेडिएशन नहीं आएगी, इसमें गर्म खौलती हुई हवा आएगी, जो कि जहाँ यहाँ पे ने जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया है इस जगह पे, ठीक है, और इसके अंदर एक मोटर भी लगी होती है जो हवा को ऐसे 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 गोल गोल घुमा रही होती है, ठीक है। एक साइड से हवा एंटर होती है और दूसरी साइड से वो उसके अंदर मतलब इफ़ यू कैन से दैट कि यहाँ से हवा एंटर होती है। ये पोर्स हैं इसके अंदर, देखा वॉल के अंदर छोटे 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 पोर्स हैं, तो ये मटेरियल के साथ ऑब्जेक्ट जो यहाँ पड़ा उसके साथ टकराती है, फिर उसके अंदर से गुजर के इस तरफ जाती है और फिर घूम के वापस आ जाती है, ठीक है। ये हॉट एयर ओवन का स्ट्रक्चर है कि ये बिल्कुल मतलब टेम्परेचर बिल्कुल फ्लास्क की तरह होता है, स्टील बॉडी या हार्ड बॉडी से बना होता है, ठीक है। इसके अंदर ये ग्लास वूल इंसुलेशन लगी हुई है ताकि टेम्परेचर जो है ना बाहर मूव ना करे। अच्छा जी, इसका टेम्परेचर आपने याद रखना है कि 160 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसको रेज किया जाता है। ऑटोक्लेव का था 121 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, 120 या 121 तक, और इसका टेम्परेचर जो रेज किया जाता है वो 160 डिग्री सेल्सियस तक। ये ऑटोक्लेव से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें
मॉइस्चर नहीं होता, ठीक है, वो स्टीम होती है, हवा की तरह होती है लेकिन वो मॉइस्चर वाली होती है। ये ड्राई है, इसीलिए इसको ड्राई हीट मेथड कहते हैं, इसमें मॉइस्चर नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। मेटेलिक वॉल्स और डोल होती हैं, एयर स्पेस बिटवीन दीज एंड ऑल दैट, आई डोंट थिंक सो वी नीड टू रिमेंबर एनीथिंग एल्स। अब हम इसका एडवांटेजेस ये है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन इज प्रेफर्ड फॉर हीट स्टेबल प्रोडक्ट दैट आर सेंसिटिव टू मॉइस्चर। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं, कुछ सब्सटेंसेस ऐसी होती हैं कि वो मॉइस्चर से सेंसिटिव होती हैं, ठीक है, वो हीट्स तो स्टेबल कर जाती हैं लेकिन मॉइस्चर उनको एडजस्ट नहीं करता। फिर हम उनको ड्राई हीट ओवन में जो है ना ऑटोक्लेव करते हैं, या यू कैन से दैट कि उनको स्टरलाइज करते हैं। देन लास्ट मेथड है रेडिएशन। इस मेथड में जो है ना हमने दो मेथड हैं, चीज़ें हैं, ठीक है। आपने आपने अक्सर देखा होगा ना कि रेडिएशंस फास्ट मूविंग रेज होती हैं, हाई एनर्जी शॉर्ट वेवलेंथ के साथ, उनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। वो किसी भी चीज़ के साथ स्ट्राइक करती हैं तो वो सेल मेम्ब्रेन सेल्स को ना किल कर देती हैं, जैसे कि अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं। जब जिन जिन बीमारियों का इलाज लिथोट्रिप्सी जो होती है, जो किडनी का इलाज किया जाता है लेज़र के थ्रू, तो वो लेज़र क्या करता है कि वो उस पार्टिकल के ऊपर गिरता है और उसकी जो वेव्स है ना वो उस पार्टिकल को रेजा रेजा कर देती हैं, उस वो जो पत्थर अंदर होता है ना किडनी स्टोन, उसको कर देती हैं। तो रेडिएशन इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो उन चीज़ों को, सेल्स को ख़त्म कर दे सकती हैं जो भी ऑटोक्लेविंग स्टरलाइजेशन के लिए हमने जो है ना प्रोडक्ट या अपनी सब्सटेंस रखी होती है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, या एक तो नॉन आयनिक है और एक आयनिक है। नॉन आयनिक में जो है, ठीक है, नॉन आयनिक रेडिएशंस हैं और आयोनाइजिंग रेडिएशन स्टरलाइजेशन है। दो चीज़ें आपने याद रखनी है। जो आयोनाइजिंग है, नॉन आयोनाइजिंग है, उसमें अल्ट्रावायलेट रेज यूज़ होती हैं, ठीक है, ये कॉमन है लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। दे कैन बी यूज एट डोर एंट्रेंसेस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ लिविंग माइक्रोब्स। समटाइम्स आपने देखा होगा कहीं कहीं पे जो है ना कुछ अच्छे यू कैन से रेस्टोरेंट्स में या हॉस्पिटल्स में, स्पेशली लैब्स में ये चीज़ लगी होती है ताकि जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर एंटर हो रहे हैं ना उनको इस चीज़ मतलब उनको दूर रखा जा सके एंटर होने से। लेकिन जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और पावरफुल रेडिएशंस हैं, और इसमें यूज़ की जाती हैं एक्स रेज और गैमा रेज जो कि हाईली पेनिट्रेटिंग होती हैं। सो दैट वाज प्रैक्टिकल नंबर 4। प्रैक्टिकल नंबर 5 पढ़ेंगे हम। लास्ट प्रैक्टिकल है हमारा स्टरलाइजेशन ऑफ टेक्निक पार्ट 1। वीडियो जो पार्ट 1 है उसका लास्ट पार्ट है हमारा स्टरलाइजेशन टेक्निक्स। केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन हमने इसमें पढ़ना है। इसमें हमने वो केमिकल्स पढ़ने हैं जिनके थ्रू हम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। हमने देखा कि स्टरलाइजेशन क्या होती है, कि हमने पैथोजेंस को, कंटामिनेंट्स को किल करना होता है, एनी काइंड ऑफ लिविंग मटेरियल जो कि हमारी कंटामिनेशन कॉज कर सकते हैं हमारे फ्लूइड्स में, हमारे जो कल्चर मीडिया होते हैं सब में, उनको जो हमने किल करना होता है। अब बहुत सारी जगहों पे मतलब कि एक्सप्लोसिव मटेरियल जो होता है उसको हम हीट पे नहीं रख सकते, उसको हम ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट किसी भी मेथड से नहीं कर सकते, ना उसको हम फ्लेम कर सकते हैं, ना इंसिनरेशन। तो कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट होती हैं उनके मतलब उनको स्टरलाइज करने के लिए जो सोल्यूशन निकाला है वो है केमिकल स्टरलाइजेशन का। मोड्स, अब इसमें मोड्स ऑफ एक्शन ऑफ केमिकल्स, प्रोटीन कोगुलेशन, मतलब कि वो उनकी जो प्रोटीन्स होती हैं पैथोजेंस की वो कोगुलेट कर देती हैं, हम ऐसे मटेरियल उनके अंदर डालते हैं, ठीक है। डिसरप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन रिजल्टिंग इन एक्सपोजर, डैमेज और लॉस ऑफ कंटेंट, या तो वो कोगुलेट कर जाती हैं या उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। या फिर रिमूवल ऑफ फ्री सल्फीहाइड्रल ग्रुप्स एसेंशियल फॉर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स, हम उनके एंजाइम्स को नॉन फंक्शनिंग में कन्वर्ट कर देते हैं उनके पार्ट्स रिमूव करके। सबस्ट्रेट कंपटीशन, अ कंपाउंड रिजेबलिंग एसेंशियल सबस्ट्रेट ऑफ एंजाइम डाइवर्ट्स और मिसलीड द एंजाइम्स नेसेसरी फॉर, या हम उसके सोल्यूशन में ऐसी चीज़ डाल देते हैं उनके जो उनके सबस्ट्रेट, जो एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं उनको प्रॉपर सबस्ट्रेट पे फोकस नहीं रहने देते, डिस्टर्ब कर देते हैं। अब कुछ केमिकल्स यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास अल्कोहल्स। अल्कोहल कितने, अच्छा ये आपने याद रखना है कि कितने परसेंट अल्कोहल होगा तो उसको क्या कहेंगे। 80% इथेनॉल, 60% प्रोपेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल जो है वो 70% है। अल्कोहल जो है वो क्वाइट इफेक्टिव होते हैं अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड फंजाई, लेस सो अगेंस्ट वायरस। अब आपने याद रखना है कि अल्कोहल किसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। रैपिड एक्शन एंड गुड स्किन पेनिट्रेशन, अल्कोहल्स यूजुअली जो आपकी प्रोडक्ट या मॉइस्चराइजर आपकी स्किन में बहुत अच्छा एब्जॉर्ब होता है उसमें अच्छी क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल यूज़ की जाती है, ठीक है। अच्छा जी, द मेन एरियाज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अल्कोहल आर सर्जिकल एंड हाइजीनिक डिसइंफेक्शन।
डिसइंफेक्शन में अल्कोहल का बहुत ज़्यादा रोल है, जो आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो भी आपके लैब्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। एक डिसएडवांटेजेस ये है कि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ठीक है। डीनेचर अल्कोहल प्रोटीन को डीनेचर भी करता है, और दूसरा ये उड़ जाता है, आपने सुना होगा ना कि बहुत ज़्यादा ये फ्लाई हो जाता है, मतलब ये इवेपोरेट हो जाता है, ये आपने सुना होगा, ठीक हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एल्डिहाइड्स की। एल्डिहाइड्स क्या कर में हम सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। ये एमसीक्यू भी आता है और वाइवा में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा एल्डिहाइड है जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, ठीक है। और ये पूछा गया था। उसकी जो है गैस फॉर्मलिन क्या होता है, ये भी आपने बताना होता है कि फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मलिन में क्या डिफरेंस होता है। और दूसरा, ये डिसइंफेक्शन में यूज़ होता है, ठीक है। वाटर सॉल्युबल गैस है फॉर्मल्डिहाइड, तो डिसइंफेक्शन में सबसे ज़्यादा इसका काम होता है। Irritate mucosa, skin contact may be bacteria and fungi and viruses. At higher concentration, spores are killed as well. अगर इसकी concentration 40, 50 या 60% होती है तो इसको किल किया जाता है, स्पोर्स भी इसके किल कर दिए जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इस बेस्ड ऑन प्रोटीन डीनेचरेशन। इसका बेसिक जो मेथड है वो है प्रोटीन डीनेचरेशन। ये प्रोटीन को डीनेचर करता है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया को और इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकता है। अब आगे है इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइल ऑक्सीलिन ऑक्साइड जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, ठीक है। और दूसरा इसका मसला ये है कि ये फ्लेमेबल होती है, ठीक। टॉक्सिक है एंड स्ट्रॉन्ग म्यूकोसल इरिटेंट है। आप इसको अगर मुंह में ले जाएंगे तो आपकी म्यूकोसा की जो जितनी लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगी, उसमें इचिंग स्टार्ट हो जाएगी और मे बी वाउंड्स और कुछ और इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो जाएं। अब ये लो टेम्परेचर पे यूज़ की जाती है स्टरलाइजेशन के लिए। गैस एज हाई पेनिट्रेशन, हमने अभी बात की, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब इसकी पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। प्लास्टिक फॉइल्स के अंदर भी ये चली जाती है। वन ड्रॉबैक इज़ दैट गैस कैन नॉट किल ड्राइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये मॉइस्ट फॉर्म में काम कर सकती है, ठीक है। इसका ह्यूमिडिटी लेवल कम अज़ कम 40% होना चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 90% होना चाहिए। 40 to 90% की रेंज के दरमियान में अगर ह्यूमिडिटी हो, मॉइस्चर हो, तो फिर ये काम कर सकती है। इथाइलिन ऑक्साइड गोज इनटू द सॉल्यूशन plastic, rubber, similar materials, therefore sterilized item must be allowed to stand for long period to ensure complete desorption, ठीक हो गया। उसके बाद है क्लोरीन के कंपाउंड। क्लोरीन जो है बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है डिसइंफेक्शन में, हमें पता है इसके डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड, वाटर की डिसइंफेक्शन में, मटेरियल्स में, काफ़ी ज़्यादा जगहों पे जो है ना इसका रोल है। अब ये करती क्या है कि जो फ्री अमाइनो ग्रुप होते हैं प्रोटीन्स के, उनको अपने साथ बाइंड करके डीनेचर कर देती है, प्रोटीन को डीनेचर कर देती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जो है वो किल हो जाता है, ठीक हो गया। जनरली क्लोरीन इज यूज्ड इन फॉर्म ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड विच इज़ कॉमन हाउस होल्ड ब्लीच। हर घर में ये इस्तेमाल होती है, आपके डिटर्जेंट्स में, आपके टॉयलेट क्लीनर्स में, सरफेस क्लीनर्स में, ठीक है। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर स्टरलाइजेशन बट इट इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव और इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरसेस, बट इट हैज़ सम डिसएडवांटेजेस। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, पॉइजनस होती है, ठीक है। ये इसके कोरोड मेटल्स ऑल्सो डैमेजेस क्लॉथ्स, कपड़ों को ख़राब भी करती है। जो कपड़े 3, 4, 5 दफ़ा ब्लीच में धुल जाते हैं वो जल्दी फट जाते हैं। Strength of the solution decreases with time, so whenever you want to use it, it always create fresh solution. With the passage of time इसकी strength जो है वो ख़राब हो जाती है। आगे हैं जी भाई ऑक्सीडेंट्स। ऑक्सीजन के कंपाउंड जो हैं उनको हम ऑक्सीडेंट कहते हैं और ऑक्सीडेंट को हम यूज़ करते हैं, मतलब ओजोन जो कि हाईली रिएक्टिव है, इसको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि यूजुअली घरों में, स्किन केयर प्रोडक्ट्स में, प्रोसेसेस में भी यूज़ होती है। उसके बाद पेरिसिटिक एसिड है। ये 3 ऑक्सीडेंट जो है ना वो यूज़ किए जाते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ द ऑक्सीजन, ये इनका पर्पज़ है। मोस्ट आर यूज्ड एज माइल्ड एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट टू म्यूकोसा स्किन और वाउंड। उनको डिसइंफेक्शन के लिए इनको यूज़ किया जाता है। दैट वाज प्रैक्टिकल नंबर 5।